उन्होंने मुझे ज़मीन पर दबा रखा है। एक आदमी मेरी जेबें टटोल रहा है और दूसरा मेरी टांग को घूरते हुए कह रहा है, मुझे इसका ये हिस्सा चाहिए। मेरे आसपास खड़े लोग मेरे मरने के बाद सामान कैसे बांटना है उसी पर बहस कर रहे हैं। मुझे दर्द हो रहा है। इतनी ठंड है कि शरीर सुन्न पड़ चुका है। और अब मुझे समझ आ रहा है, जिन पड़ोसियों पर मैंने भरोसा किया था वही असली दरिंदे हैं। दरवाज़ा भी मैंने ही खोला था। मैंने सोचा था कि आखिर तक इंसानियत बची रहेगी, लेकिन मैं गलत था। मेरी सांसें धीरे धीरे टूट रही हैं और मरने से पहले मैं सिर्फ एक कसम खाता हूँ, अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। और इस बार मैं इन सबको उनके किए की कीमत खून से चुकवाऊंगा। लेकिन तभी मैं अचानक आंखें खोल देता हूँ। कमरा गर्म है। मेरे शरीर में वो जमा देने वाली ठंड नहीं है। मैं घबराकर खुद को छूता हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या उन हैवान पड़ोसियों ने मुझे मार नहीं दिया था? तभी मेरी नज़र तारीख पर पड़ती है। मैं सच में वापस आ चुका हूँ। अभी प्रलय शुरू नहीं हुआ है। कुछ महीनों बाद एक सुपरनोवा विस्फोट पूरी दुनिया को बर्फीले नरक में बदल देगा। तापमान -70 डिग्री तक गिर जाएगा। बर्फीले तूफान पूरे शहर निगल जाएंगे और 95% इंसान मर जाएंगे। पिछली बार मैं सिर्फ इसलिए बच पाया था क्योंकि मैं सुपरमार्केट वेयरहाउस में काम करता हूँ और मेरे पास थोड़ा बहुत राशन जमा था। लेकिन आखिर में उन्हीं लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मुझे मारकर खाने तक लगे। लेकिन इस बार कहानी अलग होगी। इस बार मैं पहले से तैयारी करूंगा। इतना सामान जमा करूंगा कि कोई मुझे छू भी ना सके। और जब सही समय आएगा तब मैं एक एक करके उन सभी गद्दारों से बदला लूंगा। अचानक मेरी नज़र अपने सामने बने एक अजीब सी स्पेस पर पड़ती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह मेरे शरीर का ही हिस्सा हो। एक अनंत स्टोरेज स्पेस। दोबारा जन्म लेने के बाद मुझे सच में खास शक्ति मिल चुकी है। मैं इस जगह का अंत तक नहीं देख पा रहा। इस शक्ति की मदद से मैं अनगिनत सामान जमा कर सकता हूँ। और अगर ऐसा है तो मैं अपने सुपरमार्केट के साउथ चाइना वेयरहाउस को पूरी तरह खाली कर सकता हूँ। एक बार ऐसा हो गया तो प्रलय के दौरान मुझे कभी भी राशन या संसाधनों की चिंता नहीं होगी। लेकिन उससे पहले मुझे भी बहुत तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। जैसे ही बर्फीला प्रलय शुरू होगा पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था ढह जाएगी। पैसा सिर्फ बेकार कागज बनकर रह जाएगा। इसीलिए अभी मैं जितना हो सके उतना पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं हर ऑनलाइन लोन ऐप से पैसा निकाल चुका हूँ और अब मेरे पास 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए हैं। लेकिन मेरे पास ये सब खर्च करने के लिए सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। बहुत समय बाद मैं ऐसा असली खाना खा रहा हूँ। सिर्फ एक निवाला ही मुझे सपना जैसा लग रहा है। लेकिन तभी रेस्टोरेंट के दूसरे कोने में बैठी दो लड़कियां लगातार मेरी तरफ देख रही थीं। उनमें से एक लड़की ने अपनी दोस्त से धीरे से कहा, यूचिंग वो लड़का वही है ना जो हमेशा तुम्हारे पीछे घूमता था? उसकी दोस्त हंस पड़ी। तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। देखो उसे, वो इतनी महंगी जगह पर खाना खा रहा है। उस लड़की की नज़रें मेरे चेहरे पर नहीं, मेरे पैसों पर थीं। फिर उसने धीरे से अपनी दोस्त से कहा, कहीं वो कोई अमीर घर का लड़का तो नहीं? यूशिंग ने अपने बाल पीछे किए और हल्की मुस्कान दी। उसकी वही मासूम मुस्कान जिसने पिछली जिंदगी में मुझे मौत तक पहुंचाया था। फिर उसने अपनी दोस्त से कहा, मैं उसे थोड़ा टेस्ट करूंगी। अगर वो सच में अमीर निकला तो फिर मैं उसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। मैं दूर बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था। मेरी आंखों में सिर्फ ठंडापन था। पहले मैं उसकी हर मुस्कान पर पागल हो जाता था, लेकिन अब मुझे उसकी मुस्कान के पीछे छिपा लालच साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बिल टेबल पर रखा और वहां से बाहर निकल गया। अब मुझे सुपरमार्केट जाकर बहुत सारा सामान खरीदना था। वेयरहाउस वाली योजना के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं सड़क पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से उसकी आवाज़ आई, अरे जहांगीर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुरंत रुक गया। फिर मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। जैसे ही मैंने उसे देखा मेरी आंखों में ठंडी नफरत उतर आई। वो यूशिंग थी। उसके चेहरे पर वही नकली मासूमियत थी। उसकी आवाज़ में वही मिठास थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था, पिछली जिंदगी में उसी लड़की ने लोगों को उकसाकर मेरी पसलियां तुड़वाई थीं। उस पल मेरे दिमाग में वो बर्फीली रात फिर घूम गई। मैं जमीन पर पड़ा दर्द से चीख रहा था और वो लड़की मेरे ऊपर खड़े होकर हंस रही थी। मेरे हाथ अपने आप कस गए। मैंने मन ही मन उससे कहा, इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। लेकिन बाहर से मैंने हल्की मुस्कान दिखाते हुए उससे कहा, मैं बस सुपरमार्केट जा रहा हूँ, थोड़ा सामान खरीदना है। जैसे ही उसने ये सुना उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने तुरंत कहा, सच में कितना अच्छा संयोग है। उसकी दोस्त भी तुरंत बोल भी, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, चलो साथ चलते हैं। फिर दूसरी लड़की मुस्कुराकर बोली, वैसे भी हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं, अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत होगी तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था वो मेरी मदद नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। मैंने अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसी। मैं ट्रॉली को धीरे धीरे बिलिंग काउंटर की तरफ धकेल रहा हूँ। मेरे पीछे लोगों की लाइन लगी है, लेकिन सबकी नज़रें सिर्फ मेरे सामान पर टिकी हुई हैं। चावल के बोरे, पानी के कार्टन, डिब्बाबंद खाना, दवाइयाँ, इतना राशन कि एक परिवार महीनों जिंदा रह सके। कैश स्कैन करते करते रुक जाता है। वो मेरी तरफ देखकर निगलता है, सर ये सब आपका ही है? मैं बिना भाव बदले सिर हिला देता हूँ। बीप बीप बीप। हर स्कैन के साथ पीछे खड़े लोगों की फुसफुसाहट तेज होती जा रही है।
एक लड़की धीरे से अपनी दोस्त से कहती है, हे भगवान, ये तो कम से कम 10,000 से ऊपर का सामान होगा। उसकी दोस्त मेरी तरफ घूरते हुए मुस्कुराती है और देखो, पेमेंट करते वक्त पलक तक नहीं झपका रहा। लगता है सच में कोई रिच सेकंड जनरेशन है। मैं कार्ड मशीन पर टैप करता हूँ। पेमेंट तुरंत सफल हो जाता है। उनकी आंखों की चमक और बढ़ जाती है। वो लड़की अचानक मेरे पास आ जाती है और ट्रॉली में झांकने लगती है। झांगी, तुम इतना खाना खरीद क्यों रहे हो? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उसके चेहरे पर मासूमियत है, लेकिन मैं जानता हूँ ये नकली है। पिछली जिंदगी में यही लोग सबसे पहले मेरे घर में घुसे थे। यही लोग मेरी लाश के पास खड़े होकर बहस कर रहे थे कि मेरा मांस कैसे बांटना है। मेरे सीने में ठंडा गुस्सा उठता है, लेकिन बाहर से मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। क्या पता, मैं धीरे से कहता हूँ, अगर कभी दुनिया खत्म हो गई तो? वो जोर से हंस पड़ती है। दुनिया खत्म? प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो। उसकी दोस्त भी हंसने लगती है। हाँ, तुमने कहीं कोई डिस्काउंट तो नहीं पड़ लिया, खुद ही सब खरीदने लगे। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। अगर इन्हें पता चल जाए कि कुछ महीनों बाद तापमान -70 तक गिर जाएगा, अगर इन्हें पता चल जाए कि लोग भूख में इंसानों को खाना शुरू कर देंगे, तो शायद ये अभी इसी वक्त पागल हो जाएं। वो लड़की अचानक मेरा हाथ पकड़ लेती है। ऐसे वो मुस्कुराकर कहती है, आज मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, बदले में डिनर तो बनता है ना? उसकी दोस्त तुरंत बोल पड़ती है, हाँ, वही महंगी रेस्टोरेंट वाली जगह चलते हैं जहाँ तुम अक्सर जाते हो। मैं ट्रॉली पकड़कर आगे बढ़ता हूँ। पीछे से वो लड़की आवाज़ देती है, तो डिनर पक्का? मैं बिना मुड़े जवाब देता हूँ, अगले महीने। लेकिन मेरे चेहरे पर धीरे धीरे ठंडी मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि मुझे पता है अगले महीने तक ये पूरी दुनिया नरक बन। मैं सामान लेकर बिल्डिंग की तरफ वापस आ रहा हूँ। नीचे खड़े लोग मेरे बैग को देखकर धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है, इतना सामान आखिर कौन खरीदता है? कोई मुझे घूर रहा है जैसे मैं कुछ छुपा रहा हूँ। लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं। मुझे पता है आने वाले दिनों में यही सामान सबसे कीमती चीज़ बनने वाला है। तभी सामने लिन दामा दिखती है। ये औरत हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के मौके ढूंढती रहती है। पिछली जिंदगी में प्रलय शुरू होने के बाद इसने पड़ोसियों का खाना चुराया था और आखिर में लोगों ने इसे जिंदा पीट डाला था। वो मेरे बैगों को देखते हुए पास आती है और हंसकर बोलती है, अरे छोटे झांग, इतना सारा सामान अकेले क्या करेगा? आधा मुझे दे देना। मैं उसे देखकर मन ही मन हंसता हूँ। इसे अभी भी लगता है मैं पहले जैसा सीधा इंसान हूँ। मैं शांत आवाज में कहता हूँ, नहीं, ये सब मैं खुद खाने वाला हूँ। इतने में उसका बच्चा मेरे बैग से चॉकलेट निकाल लेता है। मैं तुरंत उसके हाथ से चॉकलेट वापस ले लेता हूँ। बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। लिन दामा तुरंत गुस्से में बोलती है, तू पागल है क्या? बच्चे से चॉकलेट छीन रहा है। मैं ठंडे चेहरे से जवाब देता हूँ, खानी है तो खुद जाकर खरीद लो। पास खड़ी एक बूढ़ी औरत मुझे घूरकर बोलती है, एक चॉकलेट ही तो थी, बच्चे को दे देता। मैं उनकी तरफ देखकर सोचता हूँ, तुम लोगों को अभी भूख की असली कीमत पता नहीं। कुछ दिनों बाद लोग खाने के एक टुकड़े के लिए एक दूसरे का गला काटेंगे। मैं बिना और बहस किए सीधे बिल्डिंग के अंदर चला जाता हूँ। पीछे से अभी भी लिन दामा की आवाज़ आ रही है। वो लोग से मेरी बुराई कर रही है। कुछ लोग सिर हिला रहे हैं जैसे गलती मेरी ही हो। मैं लिफ्ट के पास पहुंचता हूं, तभी सामने कैनिंग और उसकी दोस्त खड़ी मिलती हैं। दोनों मुझे देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन उनकी नज़रें बार बार मेरे सामान पर जा रही हैं। कैनिंग हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, झांगी हमें अंदर नहीं बुलाओगे क्या? उसकी दोस्त भी हंसते हुए कहती है, इतना सामान लाए हो, पार्टी तो बनती है। मुझे साफ समझ आ रहा है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। मैं सीधा जवाब देता हूँ, मुझे काम है, आज नहीं। कुछ सेकंड के लिए दोनों के चेहरे अजीब से हो जाते हैं। फिर कैनिंग ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है, लेकिन बाद में बताना मत भूलना। मैं कुछ नहीं कहता। लिफ्ट खुलते ही अंदर जाता हूँ और सीधे अपने फ्लैट तक पहुँचता हूँ। दरवाज़ा बंद करते ही बाहर की आवाज़ें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। लेकिन मुझे पता है ये लोग अभी सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। असली चेहरे तो प्रलय शुरू होने के बाद सामने आएंगे। फिर मैं कमरे के बीच खड़ा होकर आज खरीदा हुआ सारा सामान देखने लगता हूँ। अब सबसे ज़रूरी काम है इन्हें स्पेस में रखना। मैं एक एक करके सामान अपने स्पेस में डालना शुरू करता हूँ। कुछ ही सेकंड में बड़े बड़े बैग गायब होने लगते हैं। पूरा कमरा खाली सा हो जाता है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, अगर ये चीज़ें एक रात स्पेस में रहने के बाद भी खराब नहीं हुई, तो फिर खाने की चिंता लगभग खत्म हो जाएगी। मैं कुर्सी पर बैठकर आगे की तैयारी के बारे में सोचने लगता हूँ। अगर मुझे प्रलय में आराम से जीना है तो सबसे पहले खाने का इंतजाम पूरी तरह पक्का करना होगा। लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रलय शुरू होने से कुछ दिन पहले मैं सीधे वेयरहाउस साफ कर दूंगा। वहाँ इतना सामान है कि अकेला मैं कई साल निकाल सकता हूँ। खाने के बाद अगली सबसे बड़ी समस्या है ठंड। पिछली जिंदगी की याद आते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। बाहर हर तरफ बर्फ थी। लोग ठंड से कांप रहे थे। कई लोग तो रात में सोते सोते ही मर गए थे। मैं कमरे के चारों तरफ नजर घुमाता हूँ। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं धीरे से खुद से कहता हूँ, सबसे पहले हीटिंग का इंतजाम करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में तुरंत फायरप्लेस का ख्याल आता है। अगर घर में अच्छा फायरप्लेस लग जाए और साथ में मोटी इंसुलेशन लेयर हो, तो बाहर चाहे जितनी बर्फ गिरे अंदर गर्मी बनी रहेगी। लेकिन इंसुलेशन लगाने का मतलब है पूरा घर दोबारा रेनोवेट करना पड़ेगा। मैं दीवारों को देखते हुए सोचता हूँ, काम बड़ा है, लेकिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं बाकी सबसे बेहतर जीना चाहता हूँ। मैं तय कर चुका हूँ, अगर घर की मरम्मत करनी है तो ऐसा करूंगा कि ये पूरा घर लोहे का किला बन जाए। इस बार मैं दोबारा मरना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं।
मैं कमरे को देखते हुए सोचता हूँ, दीवारें मजबूत करनी होंगी, खिड़कियों पर स्टील लगाना होगा, बाहर से कोई अंदर घुस ही ना पाए। खाने का इंतजाम तो आसान है, दवाइयाँ भी गोदाम से मिल जाएंगी, बाकी चीज़ें पैसे लेकर खरीद जा सकती हैं। लेकिन असली समस्या सिर्फ एक है, हथियार। मैं धीरे से बड़बड़ाता हूँ, कुल्हाड़ी, क्रोबार, माचेते, ये सब तो आसानी से मिल जाएगा। फिर मेरे चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। क्रॉसबो, एयर गन, कंपाउंड बो, इनके भी जुगाड़ हैं, लेकिन बंदूकें। मेरे दिमाग में पिछली जिंदगी की तस्वीरें घूमने लगती हैं। चीखते लोग, लूट, खून। मैं दांत भींच लेता हूँ। प्रलय में असली राजा सिर्फ गर्म हथियार होते हैं। पूरा एक रात गुजर जाती है। सुबह होते ही मैं तुरंत उस स्पेस के अंदर रखे सामान को चेक करने जाता हूँ। कल जो सब्जियां और मांस रखा था उन्हें निकाल कर देखता हूँ। मैं चौंक जाता हूँ। कुछ भी खराब नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल ताज़ा है, जैसे अभी अभी खरीदा हो। फिर मेरी नज़र मछलियों पर पड़ती है। कल जो जिंदा मछलियां डाली थीं वो सारी मर चुकी हैं। मैं झुककर ध्यान से देखता हूँ। मरी हुई हैं, लेकिन सड़ी नहीं। मेरी आंखें धीरे धीरे चमकने लगती हैं। मतलब ये स्पेस चीज़ों को खराब नहीं होने देता, इसमें प्रिजर्व करने की ताकत है। मैं तुरंत सोच में डूब जाता हूँ। बस एक कमी है, इसमें जिंदा चीज़ें नहीं रह सकती। लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में नया ख्याल आता है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। अगर खाना ताज़ा रह सकता है तो पका हुआ खाना भी हमेशा गर्म और फ्रेश रह सकता है। मैं फ़ोन उठाता हूँ और बड़े होटल का नंबर डायल करता हूँ। लाइन जुड़ते ही दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल पुरुष मैनेजर की आवाज़ आती है। नमस्ते सर, यहाँ होंगफू तियानशा होटल है, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मैं बिना रुके सीधा बोलता हूँ, मुझे 500 टेबल का सबसे हाई एंड खाना बुक करना है। एक पल के लिए लाइन पर सन्नाटा छा जाता है। फिर आदमी की आवाज़ थोड़ी धीमी पड़ जाती है। सर आपने कहा 500 टेबल? मैं शांत लेकिन ठोस आवाज़ में जवाब देता हूँ, हाँ, 500 टेबल 2 दिन के अंदर तैयार चाहिए। वो गहरी सांस लेता है। सर ये ऑर्डर बहुत बड़ा है, इसका खर्च करोड़ों तक जाएगा। मैं बिना झिझक कहता हूँ, पैसे की चिंता मत करो, अकाउंट भेजो, अभी एडवांस ट्रांसफ़र करता हूँ। अब दूसरी तरफ तुरंत हलचल शुरू हो जाती है। मैनेजर की आवाज़ तेज़ हो जाती है। ठीक है सर, अगर आप 20 लाख एडवांस भेज देते हैं तो हम तुरंत तैयारी शुरू कर देंगे। मैं ठंडी आवाज़ में सिर्फ एक लाइन कहता हूँ, अकाउंट भेजो। और उसी पल होटल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। किसी की आवाज़ आती है, इतना बड़ा ऑर्डर 2 दिन में कैसे पूरा होगा। मैनेजर जोर से आदेश देता है, कोई सवाल नहीं, सब लोग तुरंत काम पर लगो, ये ऑर्डर हर हालत में पूरा होना चाहिए। मैंने अपने माता पिता का घर गिरवी रख दिया। अब मेरे हाथ में करीब 5 लाख बच गए हैं। मैं सड़क पर खड़ा होकर सोचता हूँ, घर की रीडिज़ाइन तो हो जाएगी, लेकिन दवाइयाँ, हथियार, ये पैसा काफ़ी नहीं है। मेरी मुट्ठी कस जाती है। और पैसा चाहिए किसी भी हालत में। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे भाई पैसे की ज़रूरत है क्या। मैं मुड़कर देखता हूँ, एक अजनबी आदमी खड़ा है, चेहरे पर हल्की चालाक मुस्कान। मैं पूछता हूँ, तुम कौन हो। वो हल्के से हंसता है, भाई मेरे पास पैसा है, बस ब्याज थोड़ा ज़्यादा है। मैं समझ जाता हूँ, तो तुम लोग शार्ट लोन देते हो। उसकी आंखें चमक जाती हैं। हाँ, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो हम दे सकते हैं। मैं सीधे बोलता हूँ, मुझे 5 लाख चाहिए। वो थोड़ा आगे आता है, आवाज़ धीमी करता है, इतना बड़ा अमाउंट आसान नहीं है। मैं बिना हिचक कहता हूँ, मैं 3 महीने में पूरा पैसा वापस कर दूंगा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। अच्छा, फिर तो बात बन सकती है। वो हाथ बढ़ाकर कहता है, चलो कंपनी चलते हैं, वहाँ बैठकर डिटेल में बात करते हैं। मैं उसके पीछे चल पड़ता हूँ। मन में सिर्फ एक बात गूंज रही है, ये पैसा मुझे किसी भी हालत में तैयार रहना है, अगली लड़ाई के लिए। मैं उस कंपनी के दफ्तर में बैठा हूँ। माहौल ठंडा है, लेकिन अंदर का दबाव साफ महसूस हो रहा है। मैनेजर मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर बोलता है, ये वही है जो 5 लाख का लोन लेना चाहते हैं प्राइवेट लैंडिंग कंपनी से। दूसरा आदमी फाइल पलटते हुए कहता है, 5 लाख ये छोटा अमाउंट नहीं है। मैं शांत बैठा रहता हूँ। उनमें से एक आगे झुककर बोलता है, इंद्र, हमारी ब्याज दर बहुत ज़्यादा है, पहले से बता देते हैं, मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। मैं बिना झिझक जवाब देता हूँ, मुझे पता है, बिजनेस के लिए चाहिए, 1 महीने में वापस कर दूंगा, ब्याज ज़्यादा हो तो भी चलेगा। कमरे में थोड़ी खामोशी छा जाती है। फिर मैनेजर बोलता है, ठीक है 5 लाख लो, 1 महीने बाद तुम्हें 7 लाख लौटाने होंगे। मैं सिर हिलाता हूँ, ठीक है। वो आगे नियम जोड़ता है, लेकिन गारंटी चाहिए, कोई प्रॉपर्टी वैल्यू वाली चीज़। मैं तुरंत बोलता हूँ, मेरी ये घर है, इसकी कीमत 5 लाख से ज़्यादा है। दूसरा आदमी फाइल देखकर बीच में रोकता है, नहीं ये घर करीब 4 लाख का ही है। मैं बिना रुके कहता हूँ, आज ये पैसे चाहिए, मैं 4,50,000 भी मान लूँगा। कमरे में हलचल बढ़ जाती है। थोड़ी देर बहस के बाद मैनेजर सिर हिलाता है, ठीक है, हम थोड़ा नुकसान झेल कर डील कर रहे हैं। वो फाइल आगे सरकाता है, साइन करो। मैं दस्तखत करता हूँ। अगले ही पल मैसेज आता है, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। मैं स्क्रीन देखता हूँ और मुट्ठी धीरे से कस जाती है। अब खेल शुरू हो चुका है। उधर ऑफिस के कोने में बैठा मैनेजर फाइल बंद करता है और हल्की हंसी छोड़ता है। ये आदमी सच में बेवकूफ़ निकला। वो अपने साथी की तरफ देखकर धीरे से बोलता है,
5 लाख के बदले 5,50,000 की प्रॉपर्टी दे दी और ऊपर से हमें धन्यवाद भी कर रहा है। कमरे में बैठे लोग भी हंसने लगते हैं। दूसरा आदमी फुसफुसाता है, मुझे तो नहीं लगता ये पैसा वापस कर पाएगा। मैनेजर कुर्सी पीछे झुकाकर ठंडे स्वर में कहता है, बिल्कुल नहीं करेगा, ऐसे लोगों से ही तो कमाई होती है। उसकी आंखों में लालच साफ दिखता है। पहले ब्याज से दबाओ, फिर और दबाओ, और आखिर में सब निकाल लो। वो फाइल पर उंगली मारते हुए आगे कहता है, अगर फिर भी बचने की कोशिश की तो हम दूसरे तरीके निकाल लेंगे। कमरे का माहौल अब और भारी हो जाता है। एक कर्मचारी धीरे से पूछता है, सर अगर उसने पैसा वापस नहीं किया तो? मैनेजर मुस्कुराता है, तो उसकी हर चीज़ का हिसाब होगा। वो खिड़की की तरफ देखता है और ठंडी आवाज़ में जोड़ता है, यहाँ पैसा ही सब कुछ है, और जो नहीं दे सकता वो खत्म हो जाता है। और बाहर शहर की रोशनी चमक रही होती है, जैसे अंदर चल रही इस साजिश से बिल्कुल बेखबर। मैं थोड़ा रुककर सामने खड़े आदमी को देखता हूँ। वो खुद को एक बड़ी सुरक्षा कंपनी का मैनेजर बता रहा है, जानलोंग सिक्योरिटी कंपनी। वो बोलता है, सर हम आपको दुनिया की सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी सर्विस दे सकते हैं। मैं शांत स्वर में कहता हूँ, मुझे एक ऐसा सुरक्षा घर चाहिए जो किसी भी हालत में टूट ना सके, यहाँ तक कि दुनिया खत्म हो जाए तब भी। मैनेजर तुरंत सिर हिलाता है, हमने ऐसे प्रोजेक्ट पहले भी बनाए हैं, टॉप लेवल सुरक्षित बंकर और सिक्योर हाउस। वो फाइल खोलकर सामने रखता है। पूरा ढांचा स्टील एलॉय से मजबूत किया जाएगा, खिड़कियों में बुलेट प्रूफ ग्लास, एयर सिस्टम को फिल्टर और सील किया जाएगा, चारों तरफ सीसीटीवी और मोशन डिटेक्शन। मैं धीरे धीरे तस्वीरें देखता हूँ। उसकी आवाज़ तेज हो जाती है, दरवाजे मल्टी लेयर सिक्योर होंगे, कोई भी अंदर नहीं घुस पाएगा। मैं हल्का सिर हिलाता हूँ, मतलब पूरा घर एक लोहे का किला बन जाएगा। वो उत्साहित होकर बोलता है, हाँ सर, अगर आप इसमें हथियार सिस्टम और सिक्योर अपग्रेड जोड़ दें तो ये सच में एक फोर्ट्रेस बन जाएगा। मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ, मन में एक ही विचार चलता है, अब मेरा घर सिर्फ घर नहीं रहेगा। अब आप इस किले के बारे में और कुछ समझना चाहते हैं क्या? मैनेजर मुझे ध्यान से देखता है। मैं हल्की ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता हूँ, मैंने बाहर भी काम किया है, मैं भाड़े का सैनिक रह चुका हूँ। कमरे का माहौल थोड़ा दे जाता है। वो तुरंत गंभीर हो जाता है। जानलोंग सिक्योरिटी कंपनी प्रोफेशनल कंपनी है, हम सिर्फ सुरक्षा सिस्टम बनाते हैं। मैं उसकी आंखों में देखते हुए सीधे पूछता हूँ, तो फिर हथियार का क्या? वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सावधानी से बोलता है, सर हम उस तरह की चीज़ों में सीधे शामिल नहीं होते। मैं हल्का सिर झुका देता हूँ, मुझे बस एक सुरक्षित घर चाहिए, और इसमें रहने के लिए खुद की सुरक्षा भी। मेरी आवाज़ शांत है, लेकिन अंदर का इरादा साफ है। अगर तुम मदद कर सकते हो तो कीमत कोई मुद्दा नहीं है। वो फाइल बंद करते हुए कहता है, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन हम संभाल सकते हैं, सबसे मजबूत सिक्योर हाउस हम बना देंगे। फिर थोड़ा रुककर जोड़ता है, आपकी डिमांड के हिसाब से इसे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि फुल लेवल बनकर बनाया जा सकता है, इसमें सिर्फ कुछ ही दिन लगेंगे। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ, समय कम है, आधा महीना से ज़्यादा नहीं। वो भरोसे के साथ जवाब देता है, 15 दिन में आपका सिक्योर हाउस तैयार हो जाएगा। मैं बाहर निकलता हूँ और मन में सिर्फ एक बात चलती है, अब अगला कदम सबसे खतरनाक होगा। हालांकि अभी तक बंदूकें मिलना मुश्किल था, लेकिन मैं बहुत सारे हथियार जुटा चुका था, माचिते, कुल्हाड़ी, क्रोबार, प्रलय के लिए यही असली ताकत है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, अभी के लिए यही काफ़ी है, बाकी बाद में देखा जाएगा। तभी फ़ोन आता है, सर आपके द्वारा ऑर्डर किए गए 500 टेबल के भोज तैयार हैं, क्या अभी डिलीवरी भेज दें? मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ, सीधे भेज दो। मेरी आवाज़ शांत है, प्रलय में हॉटपॉट के बिना कुछ नहीं चलता। फ़ोन पर दूसरी तरफ हल्की घबराहट और हैरानी मिलती है। उसी समय मैं एक और ऑर्डर देता हूँ, मुझे 10,000 यूनिट हॉटपॉट बेस चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज़ अटक जाती है, 10,000? मैं सीधा कहता हूँ, हाँ, मेरे पास एक बड़ा ग्रुप है। फ़ोन रखने के बाद कुछ ही देर में डिलीवरी ट्रक आने लगते हैं, लेकिन गेट पर सिक्योरिटी रुक जाती है। इतना सारा सामान अंदर नहीं जा सकता, मालिक को आना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ और शांत आवाज़ में कहता हूँ, ये सब मेरे ऑर्डर हैं। पास में खड़ा एक बुजुर्ग गार्ड शख्स से दिखता है, ये खाने की डिलीवरी है या कोई पूरा गोदाम? वो ऊपर नीचे ट्रकों की लाइन देखकर हैरान है। मैं हाथ उठाकर इशारा करता हूँ, इनको अंदर आने दो। ड्राइवर भी चौंक कर कहता है, भाई हम तो बस डिलीवरी वाले हैं, इतना सामान पहली बार किसी एक जगह ले जा रहे हैं। मैं धीरे से दरवाज़ा खुलवाता हूँ और ट्रकों की लाइन धीरे धीरे अंदर दाखिल होने लगती है, जैसे कोई छोटा सा बाजार सीधे मेरे किले की तरफ आ रहा हो। ट्रक एक एक करके अंदर आते हैं। गेट पर खड़ी लड़की हैरानी से देखती है, ये तो पूरे कैटरिंग ट्रक हैं, इतने सारे, ये तो कम से कम सैकड़ों टेबल का सामान है। वो ट्रकों की लंबी लाइन देखकर दंग रह जाती है। और ये गाड़ियां साधारण नहीं हैं, ये तो सीधा 5 सितारा होटल जैसी कैटरिंग है। वो धीरे से बड़बड़ाती है, कम से कम लाखों का ऑर्डर तो होगा ही। उसकी आंखों में शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। जांगी, ये बंदा सच में छुपा हुआ अमीर निकला लगता है। वो थोड़ा आगे झुककर और ध्यान से देखती है, इतना पैसा, इतना खाना, ये कोई आम आदमी नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही सोच आ जाती है। वो धीमे से मुस्कुराती है, अगर इसे पकड़ लिया तो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। उसकी आंखें चमकती हैं और वो खुद से बड़बड़ाती है, अब इसे और करीब लाना होगा, इसे अपने कंट्रोल में रखना होगा। वो ट्रकों को जाते हुए देखती रहती है, जैसे अपने अगले कदम की योजना बना रही हो।
और अंदर मैं शांत खड़ा हूँ, जैसे मुझे पता ही नहीं कि कोई मुझे निशाना बना चुकी है। अगर ये सब तुम्हारा ऑर्डर है तो ठीक है, अंदर ले जाओ। मैं हल्के से सिर हिलाता हूँ। धन्यवाद अंकल, आप लोग ये सब पहले सोसाइटी के अंडरग्राउंड स्टोरेज में रखवा दीजिए। डिलीवरी वाले लोग सामान उतारने लगते हैं। तभी फांग यकीन मेरे पास आकर रुकती है। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलती है, जहांगीर, तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा है? बहुत पैसे लगे होंगे ना? मैं उसकी तरफ देखता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। फांग येकिन फिर हंसने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ये सब तो मैं खरीद भी नहीं सकती। उसकी आंखें बार बार उन महंगे कैटरिंग ट्रकों की तरफ जा रही हैं। फिर फांग यकीन धीरे से अपनी आवाज़ नरम करती है, वैसे मुझे पैसे से फर्क नहीं पड़ता। तुम अमीर हो या नहीं, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। मैं अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसता हूँ। ये औरत कभी कोई मौका नहीं छोड़ती। जहाँ फायदा दिखता है वहाँ तुरंत करीब आने लगती है। तभी पीछे से एक आदमी तेज आवाज में बोलता है, सर, आपकी 500 टेबल का खाना पूरी तरह डिलीवर हो चुका है, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं डिलीवरी वाले लोगों से कहता हूँ, तुम लोगों ने मेहनत की, धन्यवाद। फिर मैं सामने रखे खाने को देखता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, 500 टेबल का खाना देखने में ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन हॉट पॉट बेस और हुआनन वेयर हाउस का सामान मिलाकर देखा जाए तो ये मुझे 10 साल से भी ज़्यादा चला सकता है। मेरे दिमाग में पिछली ज़िंदगी की तस्वीरें घूमने लगती हैं। मैं सोचता हूँ, जब प्रलय आएगा तब यही लोग एक एक्सपायर खाने के पैकेट के लिए एक दूसरे को मारने लगेंगे। मैं ठंडी नज़र से आसपास देखता हूँ, लेकिन उस समय सिर्फ मैं आराम से खाना खा रहा हूँगा। तभी मेरा फ़ोन बजता है। मैं कॉल उठाता हूँ। दूसरी तरफ से आदमी कहता है, जानलॉन्ग सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से बोल रहा हूँ, आपने जो चीज़ें मांगी थी उनका इंतज़ाम हो गया है। मैं तुरंत पूछता हूँ, क्वालिटी कैसी है? वो आदमी जवाब देता है, माल बेहतरीन है, बस कीमत थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी। मैं बिना सोचे कहता हूँ, अगर क्वालिटी अच्छी है तो पैसे कोई समस्या नहीं है। वो आदमी कहता है, ठीक है, मैं खुद सामान लेकर आऊँगा। फिर वो आगे बोलता है, और आपका सेफ हाउस भी लगभग तैयार है, कल से काम शुरू हो जाएगा। मैं धीरे से कहता हूँ, अच्छा। कॉल कट जाती है। मैं फ़ोन नीचे रखता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, कल पहले सुपरमार्केट के गोदाम जाना होगा। मैं हुनान वेयरहाउस के अंदर खड़ा होकर चारों तरफ देखता हूँ। मैं मन ही मन सोचता हूँ, यहाँ सिर्फ खाना नहीं है, यहाँ हर तरह का सामान है, कपड़े, पानी, रोज़मर्रा की चीज़ें, प्रलय में जिंदा रहने के लिए जो चाहिए सब यहाँ मौजूद है। मैं अपनी मुट्ठी कसता हूँ। प्रलय आने से पहले मुझे यहाँ का सारा सामान अपने स्पेस में डालना होगा, लेकिन तभी मुझे एक कमी याद आती है। मैं सोचता हूँ, बस एक चीज़ कम है, खास दवाइयाँ। फिर अचानक मुझे कुछ याद आता है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। अच्छी बात यह है कि बगल में ही मेडिकल कंपनी का गोदाम है। मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ और मैनेजर जो को ढूंढता हूँ। मैं कहता हूँ, मैनेजर जो, मुझे कुछ खास दवाइयाँ चाहिए, हम दोनों गोदाम संभालते हैं, थोड़ा मदद कर दीजिए। मैनेजर जो तुरंत सिर हिलाकर कहता है, छोटे जान, मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन गोदाम का हर सामान रिकॉर्ड में जाता है, ये आसान नहीं है। मैं थोड़ा आगे झुककर कहता हूँ, अगर दवाइयाँ मिल जाएं तो मैं मार्केट रेट से दोगुना पैसा दूंगा। ये सुनते ही मैनेजर जू की आंखें बदल जाती हैं। वो तुरंत कहता है, दोगुना? मैं कहता हूँ, हाँ, बस माल मेरे पास पहुंचना चाहिए। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो हंस देता है, ठीक है, डील पक्की। मैं मन ही मन सोचता हूँ, पैसे सच में हर दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर मैं अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में जाता हूँ। मैं कहता हूँ, सर, मुझे 20 दिन की छुट्टी चाहिए, गांव में मेरे परिवार के एक बुजुर्ग का देहांत हो गया है। मेरा मैनेजर बिना ज़्यादा पूछे हाथ हिलाकर कहता है, ठीक है, ठीक है, छुट्टी मंजूर है। मैं तुरंत मुस्कुराकर कहता हूँ, बहुत धन्यवाद सर, आप तो मेरे भगवान निकले। जोपेंग हाथ में 2 टिकट लेकर यूकिंग के पास जाता है और कहता है, यूकिंग, मेरे पास कॉन्सर्ट की 2 टिकट हैं, चलो साथ में चलते हैं। यूकिंग मुस्कुराकर जवाब देती है, धन्यवाद जोपेंग, लेकिन उस रात मेरा पहले से किसी दोस्त के साथ प्लान है। सच में बहुत अफसोस है। जोपेंग मजबूरी में सिर हिलाता है, ठीक है। उसी समय पीछे से कोई ताना मारते हुए कहता है, वाह जांगी, तुम तो बड़े आदमी निकले। वो आदमी मेरी तरफ देखकर बोलता है, एक मर्द होकर तुम औरत से सामान उठवा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं उसकी तरफ देखता हूँ लेकिन कुछ नहीं बोलता। वो आदमी फिर कहता है, यूकिंग आज सुबह से कमर दर्द की शिकायत कर रही है और तुम फिर भी उससे काम करवा रहे हो। आसपास खड़े लोग भी हमारी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर सिर्फ एक बात सोच रहा हूँ, इन लोगों को अभी भी लगता है कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। यूकिंग जल्दी से बीच में आकर कहती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ा भारी सामान उठाते समय मेरी कमर मुड़ गई थी। वो माहौल शांत करने की कोशिश करती है। तभी जोपेंग मेरी तरफ देखकर कहता है, कम से कम इलाज के लिए कुछ पैसे तो दो, 500 रुपये दे दो उसे। मैं सीधे उसकी तरफ देखकर जवाब देता हूँ, सामान उठाने की बात उसने खुद कही थी, मैंने उससे मदद मांगी ही नहीं। फिर मैं ठंडी आवाज़ में कहता हूँ, और तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले? जोपेंग मेरी आवाज़ सुनकर थोड़ा पीछे हटता है। वो कहता है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो बस बात कर रहा था। फिर वो यूचिंग की तरफ मुड़कर कहता है, तुम आगे से इससे थोड़ा दूर ही रहना। मैं मन ही मन हंसता हूँ। इसे लग रहा है कि वो कोई हीरो बन रहा है। उधर यूकिंग मुझे चुपचाप देख रही होती है। वो मन ही मन सोचती है,
जहांगीर शायद सच में कोई अमीर घर का लड़का है, नहीं तो इतना दबदबा कैसे हो सकता है। फिर वो तुरंत अपने मन में फैसला करती है, मुझे इसे अच्छे से पकड़ कर रखना होगा। कुछ देर बाद वो मेरे पास कॉल करती है। जहांगीर, तुम आजकल बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। फ़ोन पर युकिन मुझसे पूछती है, जहांगीर, तुम आजकल बहुत अजीब हो गए हो। पहले सामान जमा करना, फिर घर की मरम्मत, क्या सच में कुछ होने वाला है? मैं उसकी बात सुनकर मन ही मन सोचता हूँ, लगता है इसे थोड़ा शक होने लगा है। लेकिन फिर मैं खुद से कहता हूँ, तो क्या हुआ, अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। फ़ोन पर युकिन फिर कहती है, हम दोनों की बात भी पहले से बहुत कम हो गई है, मुझे थोड़ा अकेलापन लग रहा है। मैं शांत आवाज़ में जवाब देता हूँ, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मैं कॉल खत्म कर देता हूँ। कुछ दिन बाद मैं अपने कमरे में खड़ा होकर सामने रखा सुरक्षा सामान देखता हूँ। मैं मन ही मन सोचता हूँ, सिर्फ कुछ दिनों में ही सुरक्षा सिस्टम तैयार हो गया। मैं उन बुलेट प्रूफ प्लेट्स और सुरक्षा गियर को देखते हुए सोचता हूँ, सही लोगों को ढूंढना बेकार नहीं गया। तभी डोरबेल बजती है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। डिलीवरी वाला आदमी कहता है, सर आपका पार्सल, कृपया चेक कर लीजिए। मैं कहता हूँ, ठीक है, धन्यवाद। मैं सारे बॉक्स अंदर रखकर खोलता हूँ। अंदर अलग अलग दवाइयाँ और मेडिकल सप्लाई भरी होती हैं। मैं बॉक्स गिनते हुए सोचता हूँ, दवाइयाँ 5 हिस्सों में भेजी गई। फिर मैं मन ही मन कहता हूँ, लगता है जो हैरन बस इतना ही इंतजाम कर पाया। फ़ोन पर मैनेजर चंद मुझसे कहता है, जहांगीर, आपका सेफ हाउस पूरी तरह तैयार हो चुका है, आप आज आकर निरीक्षण कर सकते हैं। मैं तुरंत वहां पहुंचता हूँ। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर का पूरा सेटअप देखकर कुछ सेकंड चुप रह जाता हूँ। मैं मन ही मन सोचता हूँ, सच में ये लोग देश की टॉप सिक्योरिटी कंपनी है। जानमांग सिक्योरिटी कंपनी का मैनेजर मेरे साथ चलते हुए कहता है, हमने आपकी मांग के अनुसार पूरे घर में 200 मिलीमीटर मोटी एलॉय प्लेट्स लगाई हैं। मैं दीवारों को हाथ लगाकर देखता हूँ। वो आगे कहता है, आपने फायरप्लेस मांगा था, इसलिए हमने हाई लेवल हीटिंग सिस्टम भी लगाया है। इससे 99.9% तापमान अंदर सुरक्षित रहेगा। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। फिर मैनेजर चैन मुझे वेंटिलेशन सिस्टम दिखाते हुए कहता है, पूरा एयर सिस्टम मिलिट्री ग्रेड है, सभी पाइपलाइन और बाहरी हिस्से बुलेट प्रूफ और ब्लास्ट रेसिस्टेंट है। मैं अंदर ही अंदर संतुष्ट महसूस करता हूँ। फिर वो मुझे मॉनिटर रूम में ले जाता है। दीवार भर स्क्रीन चमक रही होती हैं। वो कहता है, और सबसे ज़रूरी चीज़, आपकी सुरक्षा के लिए पूरी बिल्डिंग में मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूँ। मैनेजर चेन आगे कहता है, कुल 300 कैमरे लगाए गए हैं, आप हर फ्लोर और हर कोने पर नज़र रख सकते हैं। मैं कुछ देर सब देखकर कहता हूँ, तुम लोगों ने उम्मीद से बेहतर काम किया है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वो हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, आपको संतुष्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। फिर वो कहता है, अगर कोई समस्या नहीं है तो कृपया 3 महीने के अंदर बाकी भुगतान पूरा कर दीजिए। मैं बिना हिचक जवाब देता हूँ, ज़रूर। मैं अपने सेफ हाउस के अंदर खड़ा होकर चारों तरफ देखता हूँ। मैं मन ही मन सोचता हूँ, कुछ ही दिनों में प्रलय शुरू हो जाएगा और उस समय ये बाकी पैसे देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं हल्का सा हंसता हूँ। सिर्फ 1 करोड़ एडवांस देकर मैंने करोड़ों का सेफ हाउस बनवा लिया। फिर अचानक मैं रुक जाता हूँ। मैं सोचता हूँ, नहीं, अभी भी एक चीज़ रह गई है। और यही पल मुझे याद आता है, पानी। मैं तुरंत गंभीर हो जाता हूँ। प्रलय में सबसे ज़रूरी चीज़ खाना नहीं, पानी होगा। मेरे दिमाग में पिछली ज़िंदगी की यादें घूमने लगती हैं। मैं सोचता हूँ, जब बर्फीली तबाही आएगी तब हर जगह मोटी बर्फ जम जाएगी, लोगों को बर्फ तोड़कर पानी निकालना पड़ेगा। मैं अपनी मुट्ठी कसता हूँ। उस समय बाहर का तापमान -170 तक चला जाएगा, बाहर कुछ मिनट रहना भी मौत जैसा होगा। मैं तुरंत फैसला करता हूँ, मुझे अभी से बहुत सारा पानी जमा करना होगा। कुछ देर बाद मैं पानी के बड़े कंटेनर मंगवाना शुरू कर देता हूँ। तभी अंकल यू मुझे देखकर पूछते हैं, छोटे जांग, तुम इतना सारा पानी क्यों खरीद रहे हो? मैं उनकी तरफ देखता हूँ। अंकल यू फिर कहते हैं, अगर किसी चीज़ में मदद चाहिए हो तो बता देना, मैं हाथ बटा दूंगा। मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूँ। पिछली जिंदगी की याद मेरे दिमाग में आती है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, उस समय जब बाकी लोग जानवर बन चुके थे तब अंकल यू उन गिने चुने अच्छे लोगों में से थे जिन्होंने आखिर तक इंसानियत नहीं छोड़ी। मैं उनकी तरफ देखकर कहता हूँ, अंकल यू, मुझे अंदर की खबर मिली है। वो हैरानी से पूछते हैं, किस बात की? मैं धीरे से जवाब देता हूँ, इस साल मौसम बहुत असामान्य है, ये सर्दी सामान्य नहीं होने वाली। मैं अंकल यू से कहता हूँ, आप भी थोड़ा सामान जमा कर लीजिए। अंकल यू हैरानी से पूछते हैं, छोटे सांग, ये बात सच है? खबर भरोसेमंद है क्या? मैं गंभीर आवाज में जवाब देता हूँ, इस बार की सर्दी बहुत खराब होने वाली है। फिर मैं सामने रखी पानी की बोतलों और सामान की तरफ इशारा करके कहता हूँ, मैं इतना सामान जाक में नहीं खरीद रहा, आप भी थोड़ा इंस्टेंट नूडल्स और मिनरल वाटर जमा कर लीजिए। अंकल यू कुछ सेकंड सोचते हैं, फिर सिर हिलाकर कहते हैं, मैं वैसे भी अकेला रहता हूँ, अगर तुम कह रहे हो तो थोड़ा सामान रख लेना बुरा नहीं है। तभी पीछे से एक आदमी हंसते हुए बोलता है, अरे छोटे जांग, ऐसी बातें बाहर मत करो, लोग तुम्हें अफवाह फैलाने वाला समझेंगे। वो आदमी आगे कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई रिपोर्ट कर दे और फिर तुम्हें पूछताछ के लिए उठा ले जाए। दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है, इसे मत सुनो, ये पिछले कुछ दिनों से पागलों की तरह सामान खरीद रहा है, घर तुड़वा रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। मैं उनकी तरफ देखता हूँ लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी अंकल यू उन लोगों की तरफ देखकर कहते हैं,
ऐसा मत बोलो, छोटे जान अच्छा लड़का है, वो दूसरों की मदद करने वाला इंसान है। मैं शांत आवाज़ में कहता हूँ, जो बताना था मैं बता चुका। फिर मैं उन सब की तरफ देखकर कहता हूँ, अब विश्वास करना या नहीं करना वो तुम लोगों की मर्जी है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, अब अगले कुछ दिनों में मुझे सिर्फ एक काम करना है। मैं अपनी मुट्ठी कसता हूँ। मेरे पास जितना भी पैसा बचा है उसका एक एक रुपया खर्च करना होगा। मेरी नज़र हथियारों पर जाती है। माचिटे, कुल्हाड़ी, क्रॉसबो। मैं सोचता हूँ सिर्फ सामान जमा करने से कुछ नहीं होगा। मैं हथियार उठाकर लगातार अभ्यास करना शुरू करता हूँ। वार करना, बचाव करना, तेजी से हमला बदलना। हर प्रैक्टिस के साथ मेरे दिमाग में पिछली जिंदगी की मौतें घूमती रहती हैं। मैं खुद से कहता हूँ, इस बार मैं डरूंगा नहीं। जो लोग प्रलय से डरते हैं वही सबसे पहले मरते हैं। कुछ देर बाद मैं रुकता हूँ और अचानक मुझे एक पुरानी बात याद आती है। मैं सोचता हूँ, पिछली जिंदगी में गोदाम के बड़े अधिकारियों को पहले ही प्रलय की खबर मिल गई थी। उन्होंने चुपचाप बहुत सारा सामान गायब कर दिया था। मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं। मैं सामने फैले विशाल गोदाम को याद करता हूँ। इतना बड़ा गोदाम, यहाँ की सप्लाई किसी छोटे शहर को कई साल चला सकती है। फिर मैं तुरंत फैसला करता हूँ, मैं आखिरी दिन का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे पहले ही कदम उठाना होगा। उस रात मैं गोदाम पहुँचता हूँ। बाहर कड़ाके की ठंड चल रही होती है। मैं हाथ में चाय लेकर मजदूरों की तरफ जाता हूँ और कहता हूँ, सब लोग मेहनत कर रहे हो, पहले थोड़ी चाय पी लो। एक आदमी तुरंत कप पकड़कर कहता है, अरे मैनेजर जान, आपने तो सही समय पर चाय ला दी। दूसरा आदमी अपने हाथ रगड़ते हुए कहता है, सच में अंदर सामान उठाते उठाते शरीर गर्म रहता है, लेकिन बाहर आते ही हाथ सुन्न हो जाते हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं पूरी योजना गिन रहा हूँ। मैं सोचता हूँ, मैं जानबूझकर आज जल्दी वापस आया। अगर आज गोदाम में कुछ होता है तो शक सीधे मुझ पर नहीं जाएगा। मैं धीरे धीरे पीछे हटता हूँ। मेरे पैरों में अब पहले से बड़े साइज के जूते हैं, हाथों में मोटे दस्ताने। मैं मन ही मन कहता हूँ, कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ना है। फिर मैं कंट्रोल रूम की तरफ देखता हूँ। सारे कैमरे और रिकॉर्डिंग सिस्टम पहले ही बंद किए जा चुके हैं। मैं धीरे धीरे गोदाम के अंदर बढ़ने लगता हूँ। मैं धीरे धीरे गोदाम के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुँचता हूँ। फिर मैं बिना समय बर्बाद किए अपना स्पेस खोल देता हूँ। मेरे सामने रखा सामान एक एक करके गायब होने लगता है। मैं मन ही मन गिनता जाता हूँ। ड्रिंक्स, ईंधन, खाना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो भी मेरी नज़र में आता है मैं सब अपने स्पेस में डालता जाता हूँ। मैं सोचता हूँ, वैसे भी प्रलय आने के बाद ये चीज़ें आम लोगों तक कभी नहीं पहुँचेंगी, तो इन्हें छोड़ने का कोई मतलब नहीं। मैं खुद से कहता हूँ, बेहतर है ये सब मेरे काम आए। कभी मेरी नज़र एक कोने पर पड़ती है। मैं रुक जाता हूँ। ये क्या है? मैं तेज़ी से उस तरफ जाता हूँ। मेरे सामने कई बड़े बॉक्स रखे होते हैं। मैं एक बॉक्स खोलता हूँ और मेरी आंखें चमक उठती हैं। ठंड से बचाने वाले सूट। मैं तुरंत पहचान जाता हूँ, ये इस साल की नई टेक्नोलॉजी है। मैं सूट को हाथ में लेकर सोचता हूँ, पिछली ज़िंदगी में बर्फीले प्रलय के बाद यही सबसे कीमती चीज़ों में से एक बन गया था। सुना था ये -100 डिग्री से भी नीचे का तापमान सह सकता है। फिर मेरी नज़र दूसरे बॉक्स पर जाती है, और ये कोल्ड रेसिस्टेंट स्लीपिंग बैग। मैं तुरंत कहता हूँ, ये भी ले जाऊंगा। एक एक करके सारे बॉक्स मेरे स्पेस में गायब होने लगते हैं। पूरा गोदाम धीरे धीरे खाली होता जाता है। कुछ देर बाद मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ। आखिरकार काम खत्म हुआ। मैं पीछे मुड़कर खाली पड़े विशाल गोदाम को देखता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। सुबह होने के बाद गोदाम के ऑफिस में अचानक हड़बड़ी मच जाती है। एक कर्मचारी भागते हुए अंदर आता है और चिल्लाता है, मैनेजर, मैनेजर, जल्दी उठिए, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। नींद में डूबा सुपरवाइजर गुस्से में उठता है। क्या हुआ? वो कर्मचारी कांपती आवाज में कहता है, गोदाम गोदाम पूरा खाली हो गया है। सुपरवाइजर की आंखें फैल जाती हैं। क्या मतलब खाली हो गया? कर्मचारी हाँफते हुए बोलता है, सारा सामान गायब है, एक भी चीज नहीं बची। गोदाम के अंदर पूरी अफरा तफरी मच जाती है। एक कर्मचारी घबराकर चिल्लाता है, ये आखिर हुआ क्या है? गोदाम का इतना सारा सामान कहाँ गया? दूसरा आदमी जल्दी से बोलता है, हाँ, यहाँ का सामान अगर बड़े ट्रकों से भी ले जाया जाता तो कई दिन लग जाते। एक और कर्मचारी खाली पड़े रैक देखकर कांपती आवाज में कहता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ सिर्फ 2 घंटे में गायब हो गया। ऑफिस के अंदर सबके चेहरे सफेद पड़ चुके हैं। एक सुपरवाइजर जोर से कहता है, यह मामला बहुत अजीब है, जल्दी ऊपर वालों को खबर करो। सब लोग तुरंत फोन मिलाने लगते हैं। उधर मैं अपने सेफ हाउस में शांत बैठा हूँ। फोन पर लगातार हड़बड़ाई आवाजें आ रही हैं। एक आदमी कहता है, होनान वेयर हाउस का पूरा सामान गायब हो गया। दूसरा आदमी चिल्लाकर कहता है, इतना बड़ा गोदाम 2 घंटे में खाली कैसे हो सकता है? फोन पर घबराहट बढ़ती जाती है। अब क्या करेंगे? मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहता हूँ। मैं मन ही मन सोचता हूँ, चाहे वो लोग जितनी भी जांच कर लें उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब मुझे सिर्फ घर में रहकर इंतजार करना है। कुछ दिन बाद आया, टीवी और मोबाइल पर अचानक इमरजेंसी अलर्ट आने लगते हैं। 12 दिसंबर, गामा रेडिएशन के प्रभाव से वैश्विक तापमान तेजी से गिर रहा है। सभी नागरिक सावधानी बरतें, गर्म रहें और जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। मैं स्क्रीन को देखते हुए धीरे से कहता हूँ, आखिरकार ये शुरू हो गया। खिड़की के बाहर आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद
पूरे शहर की बिजली अचानक झपकती है। फिर धड़ाम, बाहर कहीं बहुत जोरदार आवाज़ गूंजती है। मैं तुरंत खिड़की की तरफ मुड़ता हूँ और अगले ही पल मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि बाहर गिरती पहली बर्फ सामान्य बर्फ नहीं थी। बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी। ग्रुप में लोग इस अचानक बदले मौसम को लेकर बातें करने लगे। किसी ने कहा, यह कैसा मौसम है यार, टेम्परेचर तो -10 डिग्री से भी नीचे चला गया है, लगता है कल तक सड़कें पूरी तरह बर्फ से जम जाएंगी। फिर काम पर कैसे जाएंगे? किसी और ने जवाब दिया, इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ रही है, कल तो सीधी छुट्टी मिल जाएगी। एक व्यक्ति खुशी से बोला, साउथ से होने की वजह से मैंने पहली बार इतनी ज़्यादा बर्फ देखी है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ग्रुप के मैसेजेस पढ़कर चुप रहा। मैंने सोचा उन्हें अभी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मौसम लगातार और ठंडा होता जाएगा, ये बर्फ रुकने वाली नहीं थी। दुनिया जल्द ही आइस एज अपोकोलिप्स में प्रवेश करने वाली थी। मैं अपने सेफ हाउस में आराम से बैठा था। बाहर की ठंड लगातार बढ़ रही थी, लेकिन मेरे पास पहले से जमा किया हुआ सामान था, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं थी। तभी सुबह सुबह मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने फ़ोन उठाया और पूछा, इतनी सुबह फ़ोन क्यों किया? फ़ोन पर लिवलान थी। उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, झांगी, आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तुमने पहले से इतना सामान जमा कर रखा था? क्या तुम्हें पहले से पता था कि तापमान अचानक गिरने वाला है? मैं मन ही मन सोचने लगा, लगता है इसे कुछ शक होने लगा है। फिर मैंने शांत आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे बस एक दोस्त से इसके बारे में सुनने को मिला था। मुझे भी नहीं लगा था कि ठंड इतनी खतरनाक हो जाएगी। मेरी बात सुनकर लिवलान नाराज़ हो गई। उसने कहा, झांगी, तुम भी कमाल हो, ऐसी बात मुझे पहले बता देते। तुम्हारी वजह से मैं इतनी ठंड में फंस गई। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, वाह, खुद कोई तैयारी नहीं की और दोष मुझे दे रही है। मुझे उससे और बहस करने का कोई मतलब नहीं लगा, इसलिए मैंने फ़ोन काट दिया। उधर लिवलान और भी भड़क गई। वो गुस्से में बोली, झांगी, तुमने मेरी बेइज्जती की और फ़ोन भी काट दिया। रुको, मैं तुम्हें इसका हिसाब ज़रूर दूंगी। फ़ोन कटने के बाद मैंने टीवी चालू किया। टीवी पर न्यूज़ एंकर बता रहा था, एक शक्तिशाली ठंडी हवा के असर से पूरी दुनिया में तापमान तेज़ी से गिर रहा है। मौसम विभाग इस घटना की जांच कर रहा है। लोग से अपील की जाती है कि गर्म रहें, ज़रूरी न हो तो घर से बाहर ना निकलें, अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर सामान खरीदने की कोशिश न करें। कृपया सरकारी निर्देशों का इंतजार करें। न्यूज़ सुनकर मुझे एहसास हुआ कि ये ठंड अभी और भी खतरनाक होने वाली है। मैंने सोचा, कल तापमान अभी भी 5 डिग्री था, लेकिन आज सीधा -65 डिग्री पहुंच गया है। सब कुछ बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी जैसा ही हो रहा है। तभी मेरा फ़ोन फिर बज उठा। मैंने देखा कि कॉल लिवलान की थी। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, लिवलान ने नाराज़गी से कहा, झांगी, तुमने अचानक मेरा फ़ोन क्यों काट दिया? फिर उसने बेचारगी दिखाते हुए कहा, बाहर बहुत बर्फ़ पड़ रही है, मैं घर से निकल भी नहीं सकती। तुमने पहले इतना सारा खाना स्टोर किया था ना, क्या तुम मुझे थोड़ा सा उधार दे सकते हो? बर्फ़ रुकने के बाद मैं सब वापस कर दूंगी। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। मैंने सोचा, ये लड़की सच में बेवकूफ़ नहीं है। इसे पता है कि इतनी भारी बर्फबारी के बाद खाने पीने की चीज़ों की कीमत आसमान छूने वाली है, इसलिए ये अभी से मेरे पास मदद मांगने आ गई है। मैंने फिर सोचा, लेकिन इस बार तुम मुझसे कोई फ़ायदा नहीं उठा पाओगी। मैंने जानबूझकर दुखी बनने का नाटक किया और कहा, अरे, ये बात पहले बतानी चाहिए थी, मेरे घर का भी लगभग सारा राशन खत्म हो चुका है। इतना कहकर मैंने उसे एक फ़ोटो भेज दी। फ़ोटो में आज सुबह का मेरा नाश्ता था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, आज सुबह मैंने बस एक साधारण सा स्टेक बनाया था। असल में वह कोई साधारण स्टेक नहीं था, वह सबसे महंगे टॉप ग्रेड वाग्यू बीफ का स्टेक था और उसके साथ कई लाख रुपए की रेड वाइन रखी हुई थी। उधर फोटो देखते ही लिवलान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हैरानी से कहा, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, फिर झांगी पर इस भयानक ठंड का कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा? फोटो में गर्मागर्म स्टेक और महंगी वाइन देखकर उसका चेहरा जलन से भर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं यहाँ ठंड से मरने वाली हूँ और झांगी वहाँ राजा जैसी जिंदगी जी रहा है। मैंने जानबूझकर उसे अपनी शानदार नाश्ते की फोटो भेजी और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद लिवलान ने मीठे आवाज में कहा, वाह, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भी स्टेक खाना है और रेड वाइन पीनी है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा, अब शायद इसे समझ आ गया होगा कि मैं इसकी मदद करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर इसे कुछ चाहिए तो ये सीधे मांगने के बजाय किसी न किसी तरह हासिल करने की कोशिश करेगी। तभी उसके अगले मैसेज आए। उन्हें पढ़ते ही मैं हंस पड़ा। मैंने सोचा, वाह लिवलान, तुम अभी भी नहीं सुधरी। उधर लिवलान मेरी फोटो देखकर गुस्से से तिलमिला रही थी। उसने दांत पीसते हुए सोचा, झांगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ ठंड और भूख से परेशान हूँ और तुम मेरे सामने आराम से स्टेक और रेड वाइन का मजा ले रहे हो। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जबकि मैं अपने गर्म और सुरक्षित घर में आराम से बैठा था। मैंने खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मैं अपने घर में था, तभी सोसाइटी के डायरेक्टर का मैसेज आया। उसने कहा, सभी लोग घबराएं नहीं, ये सिर्फ तापमान गिरने की वजह से हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में मौसम फिर से सामान्य हो जाएगा। कोई भी राशन जमा करने या सामान खरीदने की होड़ न लगाए, हमारी कमेटी सभी की मदद करेगी। उसकी बात सुनकर एक निवासी ने कहा, लेकिन इतनी बर्फ पड़ रही है, अगर घर में थोड़ा राशन भी न रखा तो हम क्या खाएंगे? दूसरे निवासी ने कहा, हम तो बस कुछ सब्जियां और ज़रूरी सामान खरीदना चाहते हैं, इसमें क्या गलत है? डायरेक्टर नाराज होकर बोली, तुम लोग ऐसा करके हमारे लिए और परेशानी पैदा कर रहे हो।
अगर सब लोग सामान जमा करने लगेंगे तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, जो भी राशन जमा करके लोगों में डर फैलाने की कोशिश करेगा, मैं उसकी शिकायत करूंगी। इसके बाद उसने अचानक मेरा नाम ले लिया। उसने कहा, झांगी को ही देख लो, इसने पहले से ही घर में बहुत सारा सामान जमा कर रखा है। ये बिल्कुल गलत उदाहरण है। फिर उसने चेतावनी देते हुए कहा, अब हालात गंभीर हैं। अगर मुझे दोबारा किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान जमा मिला तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने सोचा, ये बूढ़ी औरत सच में मेरे पीछे पड़ गई है। खुद कुछ नहीं समझती और हर बात में मुझे ही निशाना बनाती है। डायरेक्टर सबके सामने खड़ी होकर बोली, मैं अपनी बात साफ कह रही हूँ। जो भी बाहर जाकर सामान जमा करने की कोशिश करेगा, फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। उसकी बात सुनकर एक निवासी ने कहा, लिन आंटी, आपको पता है ये बर्फबारी कितने दिन चलेगी? अगर ये बहुत लंबे समय तक चली तो जब सबके पास खाने पीने की कमी हो जाएगी, तब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरे निवासी ने भी कहा, हाँ, अगर आप हमें अभी राशन जमा नहीं करने देंगी और बाद में खाने पीने की कमी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगी? मैं भी वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। दोनों की बातें सुनकर लिन आंटी का चेहरा खूबसूरत हो गया, लेकिन सवालों का जवाब देने के बजाय उसने अचानक मेरी तरफ उंगली कर दी। उसने कहा, झांगी, ऐसे समय में लोगों को भड़काने की कोशिश मत करो। तुम्हारा यह व्यवहार नियमों के खिलाफ है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाइए। मैं ऐसा कोई आरोप अपने सिर नहीं लेना चाहता। फिर मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, वैसे भी बाहर इतनी ठंड है कि आप मुझे बाहर जाने के लिए कहेंगी तो भी मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग जो करना चाहते हैं कीजिए। इतना कहकर मैं मुड़ा और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। मैंने सोचा, ये लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ये बर्फबारी जल्द खत्म हो जाएगी। बहुत जल्द इन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। मैं घर वापस आ गया था। मैंने सोचा, इस लिन आंटी को सच में अपनी औकात का अंदाज़ा नहीं है। मौका मिलते ही मुझे निशाना बनाती रहती है। लगता है मेरे खिलाफ कुछ करने का प्लान बना रही है, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैंने सोचा, आज मुझे ना तो खाने की चिंता है, न नौकरी की और न ही किसी रिश्तेदारी की। ऐसी ज़िंदगी सच में मज़ेदार है। तभी मेरे फ़ोन पर फिर एक मैसेज आया। मैंने देखा कि मैसेज फिर से लिन आंटी का था। उसने कहा, झांगी, बाहर की सारी सड़कें बर्फ़ से बंद हो चुकी हैं। तुम अपने औजार लेकर नीचे आओ और बर्फ़ साफ़ करने में मदद करो। मैसेज पढ़कर मैं चिढ़ गया। मैंने सोचा, आज इसने जानबूझकर ग्रुप में 2 बार मेरा नाम लिया है। क्या ऐसे कोई और काम नहीं है? फिर मैंने खिड़की से बाहर देखा। मैंने सोचा, बर्फ इतनी गहरी है कि पहली मंजिल तक लगभग दब चुकी है। ऐसे में बाहर जाकर बर्फ साफ करने का क्या फायदा? जब तक हम थोड़ा साफ करेंगे तब तक ऊपर से और बर्फ गिर जाएगी। मैंने आगे सोचा, और इतनी ठंड में अगर कोई थोड़ी देर भी बाहर रहा तो सीधा बर्फ का पुतला बन जाएगा। अगर बर्फ साफ करनी भी है तो कम से कम बर्फबारी रुकने के बाद करनी चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी चुप्पी देखकर लिन आंटी और भड़क गई। उसने कहा, झांगी, तुम्हारा ये रवैया क्या है? क्या तुम्हें हर बात में मेरा विरोध करना ही है? फिर उसने ग्रुप में कहा, मैं कमेटी की तरफ से आदेश देती हूँ कि तुम तुरंत नीचे आकर बर्फ साफ करो। अभी आपदा का समय है। जो भी आदेश मानने से इनकार करेगा वह कमेटी के नेतृत्व का विरोधी माना जाएगा। उसने आगे कहा, जब यह बर्फीली आपदा खत्म होगी तब ऐसे लोगों का हिसाब किया जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने सोचा, इससे लगता है कि कमेटी की पहचान के दम पर यह जो चाहे कर सकती है। फिर मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। मैंने सोचा, लेकिन अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। ये कोई सामान्य समय नहीं है। मैंने मुट्ठी भींच ली। अगर इसे लगता है कि मैं पहले की तरह चुपचाप सब सहता रहूंगा तो ये इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज मैं इसके साथ पूरी तरह से हिसाब साफ कर दूंगा। मैंने कहा, लिन आंटी की बात सही है, बर्फ़ साफ करना ज़रूरी है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इतने लोग रहते हैं, फिर हर बार आप सिर्फ मुझे और कुछ लोगों को ही क्यों बुलाती हैं? क्या आपको लगता है कि हम लोग आसान निशाना है? मैंने आगे कहा, जब भी कोई काम होता है आप उन्हीं लोगों को ढूंढती हैं जो चुपचाप आपकी बात मान लेते हैं। फिर उन लोगों को क्यों नहीं बुलाती जिनसे आप डरती हैं? क्या उनके सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है? मेरी बात सुनकर कई लोग सहमत हो गए। एक निवासी ने कहा, बिल्कुल सही, हर बार सीधे सादे लोगों को ही पकड़ लिया जाता है। दूसरे निवासी ने कहा, अगर इतना ही जरूरी है तो चेन झिंगहाओ और शू हाओ को क्यों नहीं बुलाती? मैंने सोचा, छठी मंजिल के 601 में रहने वाला चेन झिंगहाओ एक बड़ा दबंग है। उसके नीचे सैकड़ों लोग काम करते हैं। और 8वीं मंजिल के 802 में रहने वाला शुहाओ एक अमीर घर का लड़का है। उसके परिवार के शहर के बड़े अधिकारियों से संबंध है। मेरी बात सुनकर लिन आंटी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो। करने वालों की कमी नहीं है। तुम में जरा भी समाज के लिए कुछ करने की भाव नहीं है। तुम तो हमारी सोसाइटी के सबसे बड़े मुसीबत खड़े करने वाले व्यक्ति हो। फिर उसने धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने लोगों को भड़काने वाली ऐसी बातें दोबारा कहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, अगर आप इतनी ही सक्षम हैं तो जाइए और चेन झेंग हाओ और शू हाओ को नीचे बुलाइए। उन्हें कहिए कि वे आकर बर्फ साफ करें। ये कहते हुए मेरी आंखों में ठंडापन आ गया। मैंने सोचा, पिछली जिंदगी में चेन झेंग हाओ ही वो आदमी था जिसने कुल्हाड़ी लेकर सबसे पहले मेरे घर का दरवाजा तोड़ा था, और शू हाओ वही था जिसने सबसे पहले मुझ पर चाकू चलाया था। मैंने आगे सोचा, बाकी पड़ोसी भी कोई अच्छे लोग नहीं थे। आखिर तक जो लोग बचे थे उनमें से कोई भी बेगुनाह नहीं था। मेरे शरीर पर लगे हर घाव में उनका भी हिस्सा था। मैंने मुट्ठियां भींच लीं।
मैंने सोचा इसलिए इस बार मुझे किसी की परवाह नहीं है और मैं किसी को भी कोई इज्जत देने वाला नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर लिन आंटी का चेहरा उतर गया। उसने सोचा ये झांग ये भी कम नहीं है, सबके सामने चेन झेंग हाओ और शू हाओ का नाम ले दिया। अगर मैं अब पीछे हट गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, फिर मेरी बात कौन मानेगा। इसके बाद उसने ग्रुप में चेन झेंग हाओ और शू हाओ दोनों को टैग किया। उसने कहा सोसाइटी हमारा घर है, बर्फ साफ करने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। उम्मीद है कि जिनके पास समय है वे औजार लेकर बाहर आएं और बर्फ साफ करने में मदद करें। चेन झेंगाओ सबसे पहले भड़क गया। उसने कहा बर्फ साफ करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या तुम अंधी हो? बाहर नहीं दिख रहा कितनी बर्फ गिर रही है। फिर उसने कहा अगर दिमाग में कोई दिक्कत है तो जाकर इलाज करवाओ, यहाँ बैठकर बकवास मत करो, और अगर दोबारा मुझे टैग किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी? इसके बाद शू हाओ ने जवाब दिया। उसने कहा तुम लोग बर्फ साफ करो या मत करो, उससे मुझे क्या लेना देना। मैं हर महीने मेंटेनेंस फीस देता हूँ, अगर हमारे जैसे लोगों के पैसे ना हो तो तुम कमेटी वालों का गुजारा ही ना हो। फिर उसने कहा और ऊपर से ऐसे रौब झाड़ रहे हो जैसे सोसाइटी के मालिक तुम ही हो, सच में मजाक है। इतना कहकर उसने कहा आओ बेबी एक फोटो लेते हैं। फिर उसने कहा मैं अपने माता पिता के सहारे जीता हूँ, लेकिन क्या मेरी तुलना इन गरीब लोगों से की जा सकती है? और ये लोग मुझे बर्फ साफ करने का आदेश देना चाहते हैं। उसने आगे कहा जिसे बर्फ साफ करनी है वो करे, तुम लोगों तो अभी भी बाहर जाकर पैसे कमाने हैं। बर्फ साफ होने के बाद मैं तो जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाऊंगा। उधर लेन आंटी गुस्से से भर गई। उसने सोचा सब झांग ही की वजह से हुआ है, इसी ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। हरामी बदमाश पागल, अगर पहले वाला समय होता तो मेरे पास इसे सबक सिखाने के बहुत तरीके थे। तभी मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने कहा क्या चेन झिंगहाओ मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है? मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ चेन झिंगहाओ था। उसने गुस्से में कहा झांगी मरना है क्या तुझे? किसने कहा था ग्रुप में मेरा नाम लेने के लिए? फिर उसने कहा तू चेन झिंगहाओ को उकसा रहा है, जीना नहीं है क्या? मेरे पास 100 तरीके हैं जिनसे मैं तेरा यहाँ रहना मुश्किल कर सकता हूँ, समझा? मैं उसकी बकवास चुपचाप सुनता रहा। उसने कहा तू है क्या चीज़, मेरे सामने रौब मत झाड़। फिर उसने कुछ गालियां दी और फ़ोन काट दिया। मैंने भी बिना कुछ कहे उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मौके कुछ देर बाद बाहर से जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगी। चेन झेंगाओ चिल्लाया झांगी बाहर निकल। फिर उसने कहा अभी ग्रुप में बड़ा हीरो बन रहा था ना, हिम्मत है तो बाहर आ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह और भड़क गया। उसने कहा बाहर नहीं आएगा, ठीक है, मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा, फिर देखता हूँ तुझे कैसे छोड़ता हूँ। मैंने सोचा इतनी जल्दी मार दूंगा तो मज़ा क्या आएगा, ऐसे कचरे को आसानी से मरने देना बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने हथियार उठाया और उसका निशाना लॉक कर लिया। मैंने सोचा चलो देखते हैं इसका असर कैसा होता है। अगले ही पल हमला सीधा उसकी टांग में जा लगा। चेन झिंग हाओ दर्द से चीख उठा। मैंने सोचा अच्छा निशाना लगा, टांग पूरी तरह आर पार हो गई। मैंने आगे सोचा -70 डिग्री से भी कम तापमान में इसकी ये टांग अब बेकार हो चुकी है। दवाइयाँ नहीं हैं इसलिए संक्रमण होना भी तय है। चेन झिंग हाओ की दर्द भरी चीखें बाहर गूंज रही थीं। मैंने सोचा अब ये ठंड और दर्द में तड़प तड़प कर मरेगा, यही इसकी सबसे सही सज़ा है। फिर मैं हंस पड़ा। हा हा, चेन झिंगाओ दर्द से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने सोचा ये तीर आखिर आया कहाँ से? मैंने नहीं सोचा था कि झांग ये इतना निर्दयी निकलेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। मुझे जल्दी किसी को ढूंढना होगा जो मेरा इलाज कर सके। उसने तुरंत फ़ोन निकाल लिया, लेकिन एक के बाद एक कॉल करने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने कहा जल्दी उठाओ। फ़ोन से बस यही आवाज़ आ रही थी, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह इस समय व्यस्त है। कई बार कोशिश करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। उसने गुस्से में कहा धत्त तेरे की, फिर व्यस्त। फिर उसने सोचा इतनी भारी बर्फबारी में तो अस्पताल भी बंद पड़े हैं, लगता है अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। उसने घर में मौजूद सामान निकाला और अपनी टांग पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी। उसने सोचा पहले किसी तरह खून रोकना होगा, घाव बहुत गहरा है। अच्छी बात है कि घर में कुछ ज़रूरी औजार मौजूद हैं। फिर उसने अपनी घायल टांग की तरफ देखा। उसने सोचा वैसे भी इतनी ठंड में पूरी टांग सुन हो चुकी है, एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दर्द और गुस्से से उसका चेहरा विकृत हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा झांगी मैं तुझे मार डालूंगा, किसी भी कीमत पर मार डालूंगा। कुछ देर बाद वो फिर चिल्लाया झांगी हरामजादे मेरा इंतजार कर, अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो मेरा नाम चेन झिंगहाओ नहीं। अब सवाल यह है क्या चेन झिंगहाओ अपनी टूटी हुई टांग के बावजूद झांगी से बदला ले पाएगा, या फिर झांगी की अगली चाल चेन झिंगहाओ की जिंदगी का आखिरी अध्याय साबित होगी। और जब इन दोनों दुश्मनों का आमना सामना होगा तो आखिर जीत किसकी होगी, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कहानी अभी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। चेन झिंगहाओ ने दांत भींचकर सोचा अब खुद ही इलाज करना पड़ेगा, पहले टांग बांध लेता हूँ। अच्छी बात है कि ठंड की वजह से पूरी टांग सुन्न हो चुकी है। फिर वो गुस्से में चिल्लाया झांगी मैं तुझे ज़रूर मारूंगा, अगर तुझे नहीं मार पाया तो मेरा नाम चेन झिंगहाओ नहीं। मैंने सोचा कुत्ते आपस में लड़ें तो बेहतर है, वैसे भी दोनों के अच्छे इंसान नहीं हैं। उधर लियूलान ने सोचा अगर चेन झिंगहाओ झांगी को सबक सिखा दे तो अच्छा ही है। मैंने उसे खाने का सामान मांगा था,
लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने ठंडे सुर में कहा, तू आखिर है क्या चीज़? सिर्फ भौंकना आता है। अगर दोबारा मुझे परेशान किया तो तेरी दूसरी टांग भी बेकार कर दूंगा। एक निवासी ने हैरानी से कहा, क्या झांगी ने सच में चेन झेंगहाओ से दुश्मनी मोल ले ली? दूसरे ने कहा, क्या उसने सच में चेन झेंगहाओ की एक टांग खराब कर दी? चेन झेंगहाओ गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, झांगी, बस मेरा इंतजार कर, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। फिर उसने अपने आदमियों को फोन किया। उसने कहा, अभी के अभी सब हथियार लेकर यूएलयू सोसाइटी पहुंचो। आज उस झांगी को खत्म कर दो। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर आज उसे नहीं मारा तो आगे मेरा नाम कौन लेगा? कुछ देर बाद उसके आदमी मेरे दरवाजे के बाहर पहुंच गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोल। एक ने कहा, आज अगर हमने तुझे नहीं मारा तो हमारा नाम भी नहीं। दूसरे ने कहा, अगले साल आज के दिन तेरी बरसी होगी। वे लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहे। एक आदमी चिल्लाया, जोर से मारो, खाना नहीं खाया क्या? दूसरे ने कहा, पूरी ताकत लगाओ। लेकिन काफी देर बाद भी दरवाजा नहीं टूटा। एक आदमी हैरानी से बोला, यह दरवाजा पूरा लोहे का है क्या? दूसरे ने कहा, इतना मोटा दरवाजा मैंने कभी नहीं देखा, इसे तोड़ेंगे कैसे? तीसरा बोला, इस आदमी के आखिर कितने दुश्मन हैं जो इसने ऐसा दरवाजा लगवाया है? एक और आदमी ने कहा, नहीं, इसे छोड़ नहीं सकते। हमने हाउ भाई से वादा किया है, पहले इसे अधमरा करेंगे फिर वापस ले जाएंगे। फिर वे दरवाजे के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, झांगी, अगर हिम्मत है तो बाहर निकल। मैंने सोचा, मेरे सुरक्षित घर का दरवाजा तोड़ना इनके बस की बात नहीं है। चेन झेंग हाओ के आदमियों ने दरवाजा तोड़ने से पहले तैयारी कर रखी थी। उनमें से एक ने कहा, हाओ भाई ने पहले ही बता दिया था कि इस लड़के के पास दूर से तीर चलाने का तरीका है। अच्छी बात है कि हम तैयारी करके आए। तभी अचानक एक चीख गूंज उठी। एक आदमी दर्द से चिल्लाया, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। बाकी लोग घबरा गए। एक ने कहा, चलो जल्दी यहां से निकलो। कुछ ही देर में बाकी लोग वहां से भाग गए। मैंने देखा कि बाहर फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने सोचा, आखिरकार अब कोई परेशान करने वाला नहीं बचा। एक घायल आदमी दर्द से कराहते हुए बोला, कोई मुझे बताएगा कि आखिर हुआ क्या था? वह झांगी बहुत चालाक निकला। उसने हम पर पानी फेंक दिया। इतनी ठंड में हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए। दूसरे आदमी ने कहा, और उसके घर का दरवाजा भी पता नहीं किस चीज का बना है। हम इतनी देर तक उसे तोड़ते रहे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा पेंट ही उखड़ा। चेन झिंगहाओ ने कहा, सच कहूं तो जब मैंने पहले दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी तब भी मुझे लगा था कि वह बहुत मजबूत है। फिर उसने कुछ देर सोचकर कहा, लगता है दरवाजा तोड़ने का तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे उसका घर लोहे का किला ही क्यों ना हो, कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि वह पूरी जिंदगी घर में छिपकर बैठा रहेगा। फिर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया। उसने कहा, तुम लोग आसपास निगरानी रखो, जैसे ही झांगी घर से बाहर निकले तुरंत उसे मार डालना। सबने एक साथ कहा, समझ गए, हाँ भाई। एक आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, उसने हमारी यह हालत कर दी है, अगर वो बाहर निकला तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं अपने सुरक्षित घर में आराम से बैठा था। मैंने सोचा, यह सुरक्षित घर सच में कमाल का है। जब तक ये प्रलय खत्म नहीं हो जाती मैं यहां से एक कदम भी बाहर नहीं जाने वाला। उधर बाहर कुछ निवासी अभी भी बर्फ हटाने की कोशिश कर रहे थे। एक निवासी ने कहा, अंकल, आखिर हमें कब तक बर्फ खोदनी पड़ेगी? दूसरे ने कहा, हाँ, अभी तक तो रास्ता भी नहीं खुला। हम जितनी बर्फ हटाते हैं उससे ज्यादा फिर गिर जाती है। एक और निवासी ने कहा, बर्फ बहुत तेजी से गिर रही है। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग निवासी ने कहा, सब लोग थक गए होंगे, आज के लिए बस करो, घर जाओ और आराम करो। यह सुनकर सब लोग धीरे धीरे वापस लौट गए। मैंने सोचा, लगता है इन्हें भी समझ आ गया है कि सिर्फ इंसानी ताकत के भरोसे इस बर्फीली आपदा का सामना नहीं किया जा सकता। फिर मैंने खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देखा। मैंने सोचा, इस बर्फीली आपदा की भयावहता इंसानों की कल्पना से कहीं ज्यादा है। प्रकृति के सामने इंसान की ताकत आखिर कितनी छोटी है। मैंने अपने स्पेस से खाने का सामान निकाला और खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गर्मागर्म स्टेक, तली हुई झींगे और बाकी पकवान तैयार हो गए। मैंने खाना टेबल पर सजाया और खाने ही वाला था कि तभी मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया। मैंने फोन उठाकर देखा। मैसेज फांग यूचिंग का था। उसने कहा, झांगी, तुम ठीक हो ना? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने कहा, अच्छा, यह सुनकर राहत मिली। मैंने सोचा, फांग यूचिंग इस समय मुझे मैसेज कर रही है, लेकिन यह उसकी भलाई नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई और मकसद है। कुछ देर बाद उसने कहा, हमारे घर में खाने का सामान लगभग खत्म हो गया है। मुझे याद है कि तुमने काफी सामान खरीदा था, क्या थोड़ा सा मुझे दे सकते हो? बाद में मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। मैंने सोचा, जैसा मैंने सोचा था, इसका कोई और ही मकसद है। पिछली बार सुपरमार्केट में इसने और लिन शाइनिंग ने भी काफी सामान जमा किया था। सिर्फ 2 दिन में ही सब खत्म हो गया। मैंने अपने सामने रखे खाने की एक फोटो खींची और उसे भेज दी। मैंने कहा, मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं बचा है, देखो मैं तो रोज बस यही खाता हूँ। उधर फोटो देखते ही फांग यूशिंग का चेहरा बिगड़ गया। उसने सोचा, धत्त तेरे की, झांग ई का मतलब क्या है?
क्या वह जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहा है? लेकिन फोटो में दिख रहा खाना देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, झांगी के घर में अभी इतना अच्छा खाना बचा हुआ है। तभी लिन शाइनिंग ने कहा, यूशिंग, क्यों ना तुम झांगी से कहो कि वो तुम्हारे साथ डिनर कर सकता है। फांग यूशिंग ने सोचा, ठीक है, उसे एक मौका दिया जा सकता है। फिर उसने मुझे मैसेज भेजा। उसने कहा, खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, हमें भी साथ बैठकर खाना खाए हुए काफ़ी समय हो गया है, क्यों ना आज रात तुम हमारे घर आ जाओ। यह मैसेज पढ़कर मैं हंस पड़ा। हाँ हाँ, मैंने फांग यूशिंग का मैसेज देखा और जवाब दिया, तुम मुझे डिनर पे बुलाना चाहती हो? तो फिर धन्यवाद। उधर मेरा जवाब पढ़ते ही फांग यूचिंग का चेहरा बिगड़ गया। उसने सोचा, यह झांगी सच में एहसान नहीं पहचानता। पहले मैं सोच रही थी कि इसे बैकअप विकल्प बनाकर रखूंगी, लेकिन अब इसकी जगह और नीचे चली गई है। ऐसे बेकार आदमी जिंदगी भर अकेले ही रहते हैं। तभी लिन शाइनिंग ने कहा, झांगी कितना बेवकूफ़ है, देखो अब यूशिंग नाराज हो गई है। मैंने उनका चैट पढ़कर हंसते हुए सोचा, फिर शुरू हो गई। एक अच्छी बनने का नाटक कर रही है, दूसरी बुरी बनने का। लिन शाइनिंग ने कहा, जरा सोचो, अभी यूशिंग के पास खाने की कमी है। अगर तुम उसे थोड़ा खाना दे दो तो 2 वक्त की रोटी के बदले यूशिंग तुम्हारी हो सकती है। ये तो फायदे का सौदा है। मैंने सोचा, इन दोनों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाना अच्छी तरह सीख लिया है। कुछ देर जवाब न मिलने पर लिन शाइनिंग ने कहा, यह क्या रवैया है? फिर उसने फांग यूचिंग से कहा, यूचिंग देखो तो झांगी का क्या मतलब है? फांग यूचिंग ने ठंडे स्वर में कहा, झांगी कौन है? आगे से उसके बारे में मेरे सामने बात मत करना। लिन शाइनिंग ने कहा, यूचिंग, झांगी अगर समझदार नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास और भी चाहने वाले। फांग यूचिंग ने कहा, वे तो बैकअप बनने लायक भी नहीं है। लिन शाइनिंग ने कहा, फिलहाल हम कुछ कर भी नहीं सकते, अभी के लिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे अपने काम निकलवा लेते हैं। फांग यूशिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। फिर उसने मन ही मन कहा, झांगी बस इंतजार करो। उसी समय अचानक पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई। एक निवासी ने घबराकर कहा, क्या हुआ, बिजली चली गई? दूसरे ने कहा, हमारे घर में भी बिजली नहीं है। तीसरे ने कहा, हमारे यहाँ तो पानी भी बंद हो गया है। एक और निवासी बोला, हमारे घर में भी न बिजली है न पानी। किसी ने घबराकर कहा, इतनी ठंड में अगर हीटर और एसी नहीं चले तो हम कैसे जिएंगे? दूसरे ने कहा, हाँ, अब तो गर्म रहने का भी कोई तरीका नहीं बचा। एक बुजुर्ग ने चिंता से कहा, पता नहीं ऊपर वाले अधिकारी इस बारे में कुछ करेंगे भी या नहीं। दूसरे ने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग ठंड से मरने लगेंगे। मैंने ये सब देखा और सिर हिलाया। मैंने सोचा, इस समय अधिकारियों के लिए हर किसी की मदद करना असंभव है। इस प्रलय में अगर किसी को जिंदा रहना है तो उसे खुद पर ही भरोसा करना होगा। मैंने सोचा, आज से ही असली प्रलय शुरू हुई है। उधर कई घरों में खाने का सामान खत्म होने लगा था। एक निवासी ने घबराकर कहा, हमारे घर में भी ज्यादा खाना ही बचा है। यूनिवर्सिटी बंद है और बाहर जाकर सुपरमार्केट से सामान भी नहीं ला सकते। फिर उसने लिन आंटी से कहा, लिन आंटी, आपने पहले कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। आपकी बात मानकर ही मैं सामान खरीदने नहीं गया था। अब हम क्या करेंगे? लिन आंटी का चेहरा उतर गया। उसने कहा, मुझे क्या पता था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। फिर उसने कहा, सुना है कि ये बर्फीला तूफान लाखों साल में एक बार आने वाली आपदा है। शायद हम एक और महाविनाश का सामना कर रहे हैं। उसने आगे कहा, इतने बड़े पैमाने पर संकट आया है कि ऊपर वाले भी सबकी मदद नहीं कर सकते। कई बड़े शहर पहले ही बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। कुछ देर रुककर उसने कहा, अब अगर हमें जिंदा रहना है तो खुद पर निर्भर रहना होगा। सबसे जरूरी चीज है खाने का सामान और गर्म रहने के लिए ईंधन जमा करना। मैंने सोचा, लगता है लिन आंटी भी अब अपनी असली सोच दिखाने लगी है। उधर लिन आंटी मन ही मन सोच रही थी, मैंने पहले ही कमेटी के नाम पर सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जब तक लोगों पर मेरा असर है, मुझे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। तभी एक घर में एक बच्चा कांपते हुए बोला, दादी बहुत ठंड लग रही है, मम्मी पापा कब वापस आएंगे? बच्चे की दादी ने उसे सीने से लगाते हुए सोचा, मुझे किसी भी हालत में शाहू को जिंदा रखना है। जब तक लोगों को असली हालात का पता नहीं चलता, मुझे भी कुछ सामान जुटाना होगा। इसी बीच लिन आंटी ने ग्रुप में एक नया संदेश भेजा। उसने कहा, सभी निवासी ध्यान दें, ये आपदा सिर्फ अस्थायी है। पानी और बिजली की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। फिर उसने कहा, सरकारी आदेश के अनुसार इस विशेष परिस्थिति में हमारी कमेटी सोसाइटी का एकीकृत प्रबंधन करेगी। सभी लोग हमारे काम में सहयोग करें। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर कोई सहयोग नहीं करेगा और उसकी वजह से गंभीर परिणाम होंगे तो बाद में हम पुलिस से कार्रवाई करवाएंगे। मैंने ये संदेश पढ़ा और हल्का सा मुस्कुराया। मैंने सोचा, अब लोग डरने के बजाय सवाल पूछना शुरू करेंगे। असली तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। सब कुछ पिछली जिंदगी जैसा ही हो रहा है। मैंने सोचा, लिन आंटी फिर वही पुराना खेल खेल रही है। पिछली जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। मैंने सोचा, कमेटी के सदस्य होने की वजह से उसके पास आम लोगों से ज़्यादा जानकारी थी। जैसे ही उसे पता चला कि प्रलय आ चुकी है, उसने लोगों को बहलाने और डराने का तरीका अपनाया। उसका असली मकसद लोगों के हाथों में मौजूद सामान अपने पास इकट्ठा करना था। तभी ग्रुप में नया मैसेज आया। मैंने देखा कि लिन आंटी सीधे मुझे टैग कर रही थी। मैंने सोचा, लगता है अब उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई है। लिन आंटी ने कहा, शाहजहां, मुझे याद है कि तुमने पहले काफ़ी सामान खरीदा था। फिर उसने कहा, अब जब सब लोग मुश्किल में हैं
तो तुम्हारे लिए आगे आकर योगदान देने का समय आ गया है। मैंने सोचा पिछली जिंदगी में भी मैंने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया था। मुझे लगा था कि यह बर्फीली आपदा ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, इसलिए मैंने अपने जमा किए हुए सामान का एक हिस्सा बाहर निकाल दिया था। मैंने सोचा, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उन लोगों ने मेरा धन्यवाद तक नहीं किया। आखिर में तो उन्होंने मुझे मार डाला और मेरे शरीर को ही खाने के लिए बांट लिया। तभी ग्रुप में किसी ने कहा, सामान सब में बराबर बांटना चाहिए। दूसरे ने तुरंत कहा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। फिर उसने लिन आंटी से कहा, लिन आंटी, जब सामान इकट्ठा हो जाए तो मुझे भी थोड़ा हिस्सा दे दीजिएगा। लिन आंटी ने मन ही मन कहा, छी, किसे बेवकूफ़ बना रहा है? तुम इतने सालों से गोदाम में काम कर रहे हो, तुम्हारे घर में भी ज़रूर काफ़ी सामान छिपा हुआ होगा। फिर उसकी नज़र मुझ पर टिक गई। उसने सोचा, झांग यही सबसे बड़ा निशाना है, अगर इसका मुंह खुलवा लिया तो ज़रूर काफ़ी सामान मिल जाएगा। कम से कम मैं और शाहू कुछ दिन और जिंदा रह पाएंगे। इसके बाद उसने मुझे टैग करके कहा, शाह झांग, दादी के साथ मजाक मत करो। फिर उसने कहा, तुम तो गोदाम के मैनेजर हो, तुम्हारे घर में खाने पीने का सामान ज़रूर होगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, यह संगठन का आदेश है, तुम्हें सबके लिए योगदान देना चाहिए। अगर तुम मदद करोगे तो सभी लोग तुम्हारा एहसान याद रखेंगे। लिन आंटी ने कहा, मेरी बात मानो और अपने घर का सारा सामान दादी को दे दो। सबसे पहले तुम्हें ही उदाहरण पेश करना चाहिए। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, मैं तो सच कह रहा हूँ, मेरे घर में भी खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका है। फिर मैंने कहा, ऐसा करते हैं, आप ही मुझे कुछ इंस्टेंट नूडल्स दे दीजिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर आप कमेटी के सदस्य हैं, आपको ही सबसे पहले उदाहरण पेश करना चाहिए और त्याग की भावना दिखानी चाहिए। हाँ, मेरा जवाब पढ़ते ही लिन आंटी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, झांगी, तुम हरामजादे। फिर उसने कहा, अगर तुमने अपना सामान देना जारी नहीं किया तो यह संगठन के खिलाफ जाने जैसा होगा। उसने उंगली दिखाते हुए कहा, बाद में मैं खुद तुम्हारा हिसाब करूंगी। मैंने उसकी बात पढ़ी और हंस दिया। मैंने कहा, संगठन का प्रतिनिधित्व? तुम तो बस कमेटी की एक कर्मचारी हो, कोई बड़ी अधिकारी भी नहीं हो। फिर मैंने कहा, हाथ में थोड़ा सा अधिकार क्या आ गया, खुद को बहुत बड़ा नेता समझने लगी हो। मैंने ठंडे स्वर में कहा, बुजुर्गों को डराकर अपनी बात मनवा सकती हो, लेकिन मेरे सामने यह सब नहीं चलेगा। फिर मैंने कहा, जो करना है कर लो, मैं इन घर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गॉग! लिन आंटी गुस्से से कांप उठी। उसने सोचा, झांगी, हरामजादे, मैं इस सोसाइटी की नेता हूं और तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है? फिर उसने दांत पीसते हुए सोचा, सच कहूं तो अभी इसी वक्त इसे मार डालने का मन कर रहा है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को शांत किया। उसने सोचा, नहीं, अभी झांगी की चिंता करने का समय नहीं है। सबसे ज़रूरी काम है कि लोगों को सच पता चलने से पहले जितना हो सके उतना सामान इकट्ठा कर लिया जाए। मैंने सोचा, चाहे पिछली जिंदगी हो या ये वाली, हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिन आंटी की बातों में आ ही जाते हैं। मैं सोच रहा था कि हर कोई बेवकूफ़ नहीं होता। आम परिवारों के पास ज़्यादातर सिर्फ 3 से 5 दिनों का राशन होता है। जैसे जैसे बर्फीली आपदा लंबी खिंचती जाती, खाने पीने का सामान और कम होता जाता, लेकिन इन सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 2 दिन बाद ग्रुप में हंगामा शुरू हो गया। लिन आंटी, आपने नहीं कहा था कि सामान इकट्ठा करके सब में बांटा जाएगा? हमारे घर का खाना खत्म हो गया है, 2 दिन हो गए, अब हमें भी कुछ दीजिए। हाँ, सबको बराबर हिस्सा मिलने वाला था ना? लिन आंटी, जवाब दीजिए, अब तो खाने को कुछ नहीं बचा, क्या हम भूख से मर जाएं? उधर लिन आंटी मैसेज पढ़ रही थी। इतनी मुश्किल से लोगों को बहलाकर जो सामान इकट्ठा किया है, क्या मैं उसे बस कर दूं? सपने देखते रहो। तभी बगल से आवाज आई, दादी, कुछ गर्म खाने को दो। लिन आंटी अभी बच्चे को संभाल ही रही थी कि फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर वो चौंक गई। चेन झेंगहाओ, ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से हंसी सुनाई दी। लिन आंटी, आपने तो कमाल कर दिया, मैं आपको कम आका था, पूरे मोहल्ले का सामान अपने हाथ में कर लिया। मैं कमेटी की सदस्य हूँ, लोगों के सामान का प्रबंधन करना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो फिर और भी अच्छा है, हमारे घर में सामान की कमी है, जो इकट्ठा किया है जल्दी से मेरे पास भेज दो। लिन आंटी का चेहरा बदल गया। अभी नहीं, उन सामानों का आगे भी प्रबंधन करना है, अभी बांटने का समय नहीं आया है। चेन झेंघाओ की आवाज़ ठंडी पड़ गई। बूढ़ी औरत, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, वो सारा सामान तुमने अपने लिए छिपा रखा है ना? बेहतर होगा चुपचाप सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं खुद आकर ले जाऊंगा। लिन आंटी घबरा गई। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मैं कमेटी की सदस्य हूँ, कोई गड़बड़ मत करना। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला था? क्या चेन झिंघाओ सच में लिन आंटी के घर पहुंच जाएगा, या फिर हालात कोई नया मोड़ लेने वाले थे? ये सब हम जानेंगे पार्ट 4 में। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करके इसे और लोगों तक पहुंचाइए, और कमेंट में पार्ट 4 लिखकर बताइए कि आप अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना।